सुबह 6:50 हो चुके हैं, यानी वक्त चला है आपके फेवरेट मॉर्निंग शो का। नमस्कार, मैं आपके साथ फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नव भारत पर। मैं हूँ आपके साथ बरखा शर्मा। तो नोएडा की बायोडायवर्सिटी पार्क में हम मौजूद है और यहीं से देश दुनिया की हर बड़ी खबर हर रोज की तरह आपके सामने लेकर हाजिर हैं। अगले 1 घंटे तक आप बने रहेगा हमारे साथ। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में करते हैं शुरुआत। और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें, करनी सेना से जुड़े लोग थे जो वहां पर पहुंचे और तोड़फोड़ को अंजाम दिया। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के आरोप भी लगाए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, कहा कि उनकी सहमति से ही ये अटैक हुआ है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, दरअसल इस तोड़फोड़ के दौरान करनी सेना के लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग रुके नहीं और पुलिस वालों से ही भिड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें, रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था और उसके बाद से करनी सेना के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित थे और उसके बाद इस तरह से तोड़फोड़ को अंजाम दे दिया गया। और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। संसद में राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के बाद इस मामले पर बवाल मच गया है। इसी कड़ी में करनी सेना से जुड़े लोग आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे और जमकर बवाल किया। इस दौरान पुलिस और करनी सेना के लोगों के बीच हाथापाई और धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने करनी सेना के लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस हंगामे में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। सभा में राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान से आक्रोशित करनी सेना के समर्थक आज आगरा में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंचते हैं और यहां जमकर हंगामा करते हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे, ये रामजी लाल सुमन का घर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां जमकर पथराव किया गया, नेम प्लेट को भी तोड़ने की कोशिश जो है वो की गई। इतना ही नहीं, घर के अंदर जो है वो पत्थर जो है फेंके गए। तोड़फोड़ के निशान आप साफ तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। जिस वक्त समर्थक यहाँ पर पहुँचे थे उस वक्त घर में बताया जा रहा है कि परिवार मौजूद था, लेकिन समर्थक जो थे वो पूरी तरीके से आक्रोशित थे और यहाँ पर जो कुर्सियाँ थी सबसे पहले उनको निशाना बनाया गया। कुर्सियों में जमकर तोड़फोड़ की गई, उसके बाद घर पर भी पथराव किया गया। करनी सेना से जुड़े लोगों ने बुलडोजर लेकर एसपी सांसद के घर की तरफ मार्च किया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने करनी सेना के लोगों को हर जगह रोकने की कोशिश की, मगर करनी सेना से जुड़े लोग पहचान छिपाकर सांसद के घर तक पहुंचे। वहीं इस मामले पर करनी सेना का क्या पक्ष है, अब वो भी सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तो ये टेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जो हम बहुत लेट हो गए। इन्होंने हमारे अनुशासन की बार बार परीक्षा ली। राजपूत अगर अनुशासन में फेल हुआ तो वो दिन किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा, जो कालवी साहब हमेशा बोला करते थे। मैं फिर बोल रहा हूं, हम अनुशासित लोग हैं, हम संयमित लोग हैं, हमें संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर आप बार बार छेड़ोगे हमारे ऐतिहासिक पुरुष जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है। राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है, और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करनी सेना अगर वहां जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कोई बम नहीं फटा है। इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। सीएम योगी ने इस पर बयान देते हुए राणा सांगा को महान योद्धा कहा है। वहीं अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले के बाद इसको लेकर जाति कार्ड खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को दलित होने की सजा मिली है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। मामला गरमाया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी हरिपर्वत थाने के बाहर प्रोटेस्ट किया। रामजी लाल सुमन के बेटे रणजीत सुमन भी थाने गए। सांसद के घर पर तोड़फोड़ से नाराज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से कड़ा एक्शन लेने की मांग की। वहीं रामजी लाल सुमन के बेटे ने कहा कि सत्ता के संरक्षण की वजह से ये हमला हुआ है।
आप पूरी वीडियो देखिए, सब गाड़ियां तोड़ी गई हैं, घर पे पथराव किया गया है, लाठी डंडे और अद्दे रोरे वो सब साथ लेकर के आए थे। तमाम लोगों की चोट आई है और पुलिस प्रशासन के कई लोगों के सिर्फ चोटें आई हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पूरी घटना हुई है। विपक्ष के नेताओं का हाल ये है कि वोट बैंक के लिए मुसलमानों के साथ खड़े दिख रहे हैं, साथ ही ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनका वोट बैंक खुश हो सके। औरंगजेब का गुणगान किया जाता है, सैयद सालार मसूद गाजी को संत बताया जाता है और बाबर का बचाव करते करते राणा सांगा जैसे महान हिंदू योद्धा को गद्दार तक कह दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं का ये मुगल प्रेम खास वोट बैंक को खुश करने के लिए जागता है। और ईद का त्योहार आने वाला है, इसको लेकर के देश भर में खासतौर पर जो नमाज अदा की जाएगी उसको लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। खासकर तौर पर उत्तर प्रदेश में इसको लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। आपको बता दें हम यहाँ पर संभल में सार्वजनिक स्थान जहाँ पर है वहाँ पर खुले में नमाज पढ़ने से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लोगों को छत पर नमाज पढ़ने की भी मनाही है। संभल में लाउडस्पीकर पर भी बैन लगा हुआ है, यानी लाउडस्पीकर पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, अपनी छतों पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ये तमाम जो गाइडलाइंस है। वहीं मेरठ में अगर सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ी तो लाइसेंस और पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। और इसके अलावा देखिए दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को बैन करने की मांग बीजेपी के नेताओं द्वारा उठाई जा रही है। दिखाते हैं आपको। ईद से पहले देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर होने वाली नमाज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली की शकूर बस्ती से विधायक कर्नैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली नमाज पर रोक लगाने की मांग की है और इस बात को सुनिश्चित करने की मांग की है कि धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थानों और निजी परिसरों में ही आयोजित की जाएं। लेटर में यही लिखा है कि जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हैं, हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी है, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भाई भी हैं। कर्नैल सिंह की इस मांग को दिल्ली बीजेपी के विधायकों का भी समर्थन मिल रहा है। बीजेपी विधायक शिखा रॉय और मोहन सिंह बिष्ट का कहना है कि उनकी पार्टी नमाज के विरोध में नहीं है, मगर सार्वजनिक स्थान पर नमाज करके लोगों को परेशान करना ठीक बात नहीं है। ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं है, ये इशू कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस का है कि अगर सार्वजनिक स्थान पर, सड़क पर या राह चलते हुए जहाँ पर से लोगों ने गुजरना है, वाहन गुजरने हैं, अगर उस पर कोई भी किसी तरह का अतिक्रमण होता है इन दी फॉर्म ऑफ पीपल, लोग इकट्ठे होते हैं या फिर किसी और तरह की असुविधा होती है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आवाज़ उठाई जाती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने उस असुविधा को दूर करने के लिए वहाँ अगर सार्वजनिक स्थान पर ऐसा हो रहा है तो दूसरों को वो नहीं होनी चाहिए। कोई अपने धर्म का पालन करे तो उसको पूरी आज़ादी है, पर उसकी आज़ादी उसके अपने तक ही सीमित होनी चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये जो पत्र लिखा है, ठीक पत्र लिखा है। मैं उसके पक्षधर में, हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं हैं। आप मस्जिद में करिए ना, जहां आपने जो करना है उस कार्यक्रम को वहां बनाइए, लेकिन मेन रोड में करके आप लोगों को परेशान न करें। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से की गई इस मांग के बाद मौलाना आग बबूला हो गए हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि तुरंत प्रसिद्धि पाने के लिए लोग मुसलमान और इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली से एक एमएलए का बयान आया कि सड़कों पर नमाज ना हो। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं जो हिंदू त्योहारों के जलसे जुलूस हैं। मुसलमान तो कोई मना नहीं करता, मुसलमान तो कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता। साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। क्यों देश में आग लगाना चाहते हो? ये सब नफरती लोग हैं, बड़बोले लोग हैं, हिट होना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं। लोग इन पर ध्यान न दें, सद्भाव बनाकर रखें, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें और सम्मान के साथ साथ बढ़ चढ़कर त्योहारों को मनाने में उनका सहयोग करें।
दिल्ली के अलावा यूपी के मेरठ में भी पुलिस ने लोगों से सड़कों पर नमाज न पढ़ने की अपील की है। संभल में भी ईद से पहले पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें लोगों से सार्वजनिक जगहों पर नमाज न पढ़ने को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। देश के अलग अलग कोनों में नवरात्र में मीट बैन करने की मांग उठ रही है और बीजेपी नेता इस मांग को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मीट बैन की बात भी सामने आई है और इसको लेकर मौलाना बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ईद का त्योहार है और मीट बैन से उन पर असर पड़ेगा। नवरात्रों से पहले मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठने लगी है और उसको लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की तरफ से नवरात्र में मीट बैन करने की मांग लगातार उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि 9 दिन तक मीट और अंडे की दुकानों को बंद रखा जाए। निश्चित रूप से माँ की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो और मीट तक क्या शराब शुरू मच्छी ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। दुकानें बंद करने की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि मीट को खुला ना छोड़। वैसे भी कानून के तहत मीट आप खुला नहीं रख सकते, दुकान के बंद के अंदर रखो। और 9 दिन की बात है तो उसमें अगर विचार करके कि मीट की दुकान जो है वो अंदर करके ऑनलाइन सप्लाई कर लें और उसके बाद लोगों से प्यार मोहब्बत और बनेगी ना, किसी के धार्मिक उसमें ठेस नहीं पहुंचानी। नवरात्रों में बीजेपी मीट पर बैन लगाने की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी की इस मांग के बाद मौलानाओं को मिर्ची लग गई है और मौलाना अब नवरात्र में मीट बैन की मांग को लेकर हिंदुओं पर ही तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए, अच्छी चीज है और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। नवरात्र है और इधर रमजान है, तो ज़ाहिर बात है मुसलमान मीट खाना चाहता है, हिंदू नवरात्र में मीट नहीं खाना चाहता। मगर आज जो मीट ज़्यादा बिक रहा है और मीट के रेट बढ़े हैं वो हमारे हिंदू भाइयों की वजह से बढ़े हैं। और अगर नवरात्र में मीट पर पाबंदी लगती है तो इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों को ज़रूर तकलीफ होगी। यूपी के झांसी में भी नवरात्र से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हिंदू संगठनों की तरफ से नवरात्र में मीट बैन करने की मांग की गई। नवरात्र में मीट बैन को लेकर सियासत तूल पकड़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मांग पर अलग अलग राज्यों की सरकारें क्या फैसला लेती हैं। अब खबर गुजरात के खेड़ा से आपको बताते हैं, देखिए नवरात्रि का त्योहार आने वाला है और नकली घी का यहाँ जो बड़ी खेप है वो पकड़ी गई है। खाद्य और औषधि विभाग की टीम जब वहां पर पहुंची थी तो आंखें खुली की खुली रह गई। बड़ी मात्रा में वहां पर नकली घी बनाया जा रहा था। और गुजरात के खेड़ा से ये बड़ी खबर। और जैसे ही यहाँ नवरात्र से पहले जो तैयारी थी वो नकली घी को मार्केट में खपाने की थी, इसके जरिए मिठाइयां बनाने की थी। इस कार्रवाई में 3000 किलो से ज्यादा नकली घी बरामद किया गया है। नवरात्रि से पहले गुजरात के खेड़ा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ नकली घी बनाने वाली पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है। नाडियाड में डाको रोड पर स्थित एक फैक्ट्री को सील कर लिया गया है। फैक्ट्री का नाम कल्याणी बताया जा रहा है। इस फैक्ट्री में नकली घी को बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा था और इस घी को बाजार में महंगे दामों में बेचा जा रहा था। खाद्य एवं औषधि विभाग ने सूचना मिलने पर इस फैक्ट्री में छापा मारा और जब अधिकारी यहां पहुंचे तो वो दंग रह गए। फैक्ट्री के अंदर हजारों किलो मिलावटी घी बनाने का काम चल रहा था। अब खाद्य एवं औषधि विभाग ने मिलावटी घी के 3 अलग अलग नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए गांधीनगर लैब में भेज दिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद अब खाद्य और औषधि विभाग ने जांच तेज कर दी है और ऐसे ही बाकी फैक्ट्रियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस फैक्ट्री से खाद्य एवं औषधि विभाग ने कुल 3109 किलोग्राम घी और मिलावटी पदार्थ जब्त किया है। जब्त किए गए नकली घी की कीमत 8,50,000 रुपए बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं, सीओ अनुज चौधरी का बयान। सेवैया अगर आप खिलाना चाहते थे, ईद को लेकर उन्होंने निर्देश जारी किए, उसको लेकर कहा
अगर सेवैया खिलाना चाहते हो तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। सीओ अनु चौधरी लगातार अपने बयानों को लेकर लंबे वक्त से जो है चर्चाओं में है। अब एक और बयान उनकी ओर से सामने आया है। वो कह रहे एक पक्ष खाने को तैयार है और दूसरा पक्ष ना खाए तो भाईचारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। दरअसल रामनवमी और नमाज पर किसी तरह का विवाद ना हो, इसे लेकर संभल में पीस कमेटी की फिर से बैठक हुई थी। ईद का त्योहार और नवरात्रि की शुरुआत एक साथ होने वाली है और इसी मौके पर ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। और फैसला हुआ है संभल में ईद के मौके पर सड़क पर नमाज देखिए यहाँ पर पढ़ी नहीं जानी है, साथ ही अजान के लिए लाउडस्पीकर की भी इजाजत नहीं होगी। यही उद्देश्य रहता है हमेशा, अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। इफ्तार पार्टी हुई, इसमें पुलिस वाले शामिल हुए और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद ये दावत जो है वो पुलिस महकमे के गले की फांस बन गई। देखिए पूरी खबर। टेबल पर दावत सजी हुई है। इस दावत के आसपास रोजेदार बैठे हुए हैं। टेबल के ठीक सामने वर्दी में चौकी प्रभारी हैं, तो दूसरी तरफ इफ्तारी के लिए रोजेदारों की खातिरदारी में जुटे पुलिसकर्मी। ये वायरल वीडियो मेरठ की नई नवेली जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। दावा है दावत की टेबल पर सामने बैठे चौकी इंचार्ज शैलेंद्र प्रताप हैं, जिन्होंने सीनियर अधिकारियों की जानकारी के बिना चौकी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। पुलिस कर्मियों ने चौकी में पंडाल सजाया, टेबल पर रोजेदारों के लिए दावत लगाई, कुर्सियों का इंतजाम किया। फिर पार्टी शुरू हुई और पार्टी का वीडियो वायरल। जैसे ही वीडियो सामने आया, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में चौकी इंचार्ज शैलेंद्र प्रताप को लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस की ओर से थाने या चौकी में ऐसे आयोजनों को अनुशासनहीनता और नियमों का उल्लंघन करार दिया गया। थाना लोहिया नगर के चौकी जाकिर कॉलोनी के भीतर पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में जानकारी की गई तो चौकी प्रभारी जाकिर कॉलोनी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कुछ व्यक्तियों के साथ पार्टी की जा रही है, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में शाम को चेकिंग आदि की जाती है। इस प्रकार शासकीय कार्यों के निर्वहन के दौरान लापरवाही उदासीनता बरतने के संबंध में और इस समय पार्टी करने के दृष्टिगत इनके विरुद्ध रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसके क्रम में एसएसपी महोदय द्वारा इनका स्थानांतरण पुलिस लाइन कर दिया गया है एवं जांच संचित कर दी गई है। अब चौकी प्रभारी शैलेंद्र प्रताप अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई तय है। वहीं एसएसपी ने इफ्तार पार्टी आयोजन के खर्च को लेकर भी जांच के आदेश दिए हैं। हाल ही में 17 मार्च को इस चौकी का उद्घाटन किया गया था। मेरठ और औरैया की जो ये घटनाएं सामने आई हैं, इसके बीच में एक हैरान करने वाला मामला संत कबीर नगर से भी सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी और जो बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी थी वो खुद ले ली। देखिए रिपोर्ट। दूल्हा है, दुल्हन है और मंत्रोच्चार के बीच बिना बैंड बाजा और बारात शादी का माहौल है। दिखने में साधारण शादी है, लेकिन आज के माहौल के बीच इस जोड़े की शादी सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल दुल्हन की मांग भरने वाला लड़का उसका प्रेमी है और दुल्हन खुद 2 बच्चों की मां है। पूरे गांव के बीच दोनों की शादी हुई। रोना है अब तो शादी हो गई, पागल। सामने देखो, सामने देखो, ये फोटो लगेगा। दरअसल साल 2017 में गोरखपुर की रहने वाली राधिका की शादी संत कबीर नगर के बबलू से हुई थी। शादी के बाद अक्सर बबलू कमाई के लिए बाहर रहने लगा। इस दौरान राधिका को पड़ोस के गांव में रहने वाले विकास से प्यार हो गया। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, लेकिन इस बात की भनक बबलू को लग गई। उसको साथ उसके हम पकड़े
और उसके बाद उसको लेके भाग गई। इसीलिए हम अपने गांव पड़ोस को बुला के लेके गए। उसके बाद उसको मंदिर में उसकी शादी करवा दिए। हालांकि बबलू ने राधिका को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन राधिका ने प्रेमी विकास के साथ रहने को कहा तो बबलू ने अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए राधिका को रिश्ते से आजाद कर दिया और फिर गांव वालों की मौजूदगी में उसकी शादी विकास से करवा दी। अब खबर मुंबई से, जहां मराठी और हिंदी का विवाद एक बार फिर से सामने आया है और एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी। पर सुबह में देखिए डीमार्ट में जो वहां पर काम करने वाले लोग थे उनको मराठी नहीं आती थी और इसी बात का विवाद इतना ज्यादा यहां पर बढ़ गया कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने स्टाफ की पिटाई तक कर डाली। मारपीट का ये वीडियो मुंबई के अंधेरी वेस्ट का है, जहां पर वर्सोवा इलाके में एक डीमार्ट के मैनेजर और एक स्टाफ की राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। ये विवाद हिंदी और मराठी बोलने को लेकर शुरू हुआ था। आरोप है कि डीमार्ट के स्टाफ और ग्राहक के बीच पहले मराठी हिंदी को लेकर कहासुनी हुई। मराठी बोलना पड़ेगा। मैं तू मराठी का नहीं बोलत, आधी मराठी बोलतो नंतर हिंदी बोलतो। हा काय नियम है? हाँ नियम काय है? हिंदी आता तुमको? हिंदी नहीं तो फिर मुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या मतलब? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी। क्या करेगा फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या करेगा? कौन है पता है? मैं मनसे का अध्यक्ष है, मैं नवी मुंबई का। इस शख्स ने तुरंत एमएनएस के कार्यकर्ताओं को फोन कर बुला लिया और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने आती गुंडागर्दी दिखानी शुरू कर दी। सॉरी बोल, सॉरी बोल। अरे कान पकड़ बोल। सॉरी बोल भाई, हाथ साल से कशा डोक्याची वाट लावली। कान पकड़, हाथ पकड़, कान पकड़ के सॉरी पकड़, ऊपर कान पकड़ कर ऊपर जाके लेके जा, तो ऊपर लेके जाएंगे। जल्दी कान पकड़, स्टाफ के सामने। नहीं आता मराठी, नहीं आता है ना? पहले दोनों को कान पकड़वा कर माफी मंगवाई गई, लेकिन इतने पर भी एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नहीं रुकी और फिर डीमार्ट के दोनों कर्मचारियों पर थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। लवकर आता उसको, लवकर कान पकड़ के बोले। मराठी माणसाची माफी माग। लवकर आजू मराठी सीख। देश की सभी भाषाएं सम्मानित है, लेकिन किसी एक भाषा के लिए इस तरह से गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है। अगर किसी को मराठी नहीं आती तो किसी भी कानून में नहीं लिखा कि ये अपराध है और उसके साथ राज ठाकरे के कार्यकर्ता इस तरह से गुंडाई करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे की पार्टी ने भाषा के आधार पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है।